नमस्कार विद्यार्थियों। आज हमारा प्रकरण है मौर्यकालीन कला। इससे पहले के प्रकरणों में हम मौर्य वंश की स्थापना, मौर्य वंश के प्रमुख शासन, चंद्रगुप्त मौर्य का के समय प्रशासन, अशोक के समय का प्रशासन, प्रांत, व्यापार, वाणिज्य, मुद्राएं इत्यादि के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। तो आज हमारा प्रकरण है मौर्यकालीन कला। यद्यपि सामान्य रूप से देखें तो भारतीय कला का इतिहास है वो बहुत प्राचीन है, जो सिंधु घाटी सभ्यता से प्रारंभ होता है, किंतु भारत में सुगठित एवं सुव्यवस्थित कला का प्रारंभ मौर्य काल से ही हुआ था। इससे पहले के युग में कलात्मक दृष्टिकोण, भावना, हुनर अवश्य विद्यमान था, परंतु राजकीय आश्रय एवं शांतिमय सुव्यवस्थित जीवन के अभाव में भारतीय कलाकारों को अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के अवसर बहुत ही कम मिले थे। कलात्मक अभिव्यक्ति के लिए मौर्य काल से पहले अधिकांश लकड़ी, कच्ची ईंटें, मिट्टी, पत्थर, हाथी दांत, धातु इत्यादि काम में आते थे, लेकिन मौर्य काल में पत्थरों का बड़े पैमाने पे इस्तेमाल किया जाने लगा। फलस्वरूप कला का विकास हुआ। तो मौर्य काल में मुख्यतः शिल्प कला के क्षेत्र में बहुत ही अभिवृद्धि हुई। शिल्प कला के अंतर्गत हम दो प्रकार की कलाएं लेते हैं, स्थापत्य कला और मूर्ति कला। शिल्प कला का क्षेत्र है वो मौर्य काल में अभूतपूर्व प्रगति हुआ था। इससे पहले भारत में शिल्प कला में पत्थर का प्रयोग नहीं हुआ करता था, या हुआ भी है तो वो नहीं के बराबर है। यहाँ तक कि मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य का महल है वो भी लकड़ी और मिट्टी इत्यादि का ही बना हुआ था, किंतु सम्राट अशोक के काल में पत्थर एवं विशिष्ट प्रकार के मसालों के प्रयोग से शिल्पकला के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति हुई। शिल्पकला को हम दो भागों में बांट सकते हैं, स्थापत्य कला और मूर्ति कला। स्थापत्य कला के अंतर्गत हम चार प्रकार की स्थापत्य कला का विस्तारपूर्वक अध्ययन करेंगे। स्तंभ, स्तूप, भवन, गुहागृह, ये। तो सर्वप्रथम हम देखते हैं स्तंभ। मौर्यकालीन स्थापत्य कला में अशोक द्वारा बनाए गए पाषाण स्तंभों का प्रमुख स्थान है। अशोक के काल में निर्मित ऐसे 30 पाषाण स्तंभ भारत के विभिन्न भागों से प्राप्त हुए हैं। भारतीय एवं विदेशी कला विशेषज्ञ मौर्य सम्राट अशोक के द्वारा निर्मित इन स्तंभों को मौर्य स्थापत्य कला के युग का सर्वोत्तम प्रतिनिधि मानते हैं। अशोक के काल में निर्मित ये स्तंभ है वो पत्थर के सूंडाकार अर्थात हाथी की सूंड के आकार के, नीचे से मोटे और ऊपर की ओर पतले होते जाते हैं, काफ़ी भारे और लंबे हैं। इनकी लंबाई सामान्यतः 40 से 50 फीट तक है और प्रत्येक स्तंभ है वो एकास्मक पत्थर अर्थात एक ही लंबे पत्थर से बने हुए हैं। इनका निर्माण चुनार के बलुआ पत्थर से हुआ है। चुनार मिर्ज़ापुर के पास में, इलाहाबाद के पास में, उत्तर प्रदेश में, तो वहाँ के बलुआ पत्थर से इनका निर्माण किया गया है। सामान्यतः इनको 3 भागों में बांटा गया है। भूमि के अंदर गड़ा हुआ भाग, मध्य का लंबा दंड भाग और ऊपर का शीर्ष भाग। जो भाग भूमि के अंदर गाड़ा जाता था उस पे सामान्यतः मोर की आकृतियाँ बनी हुई है, जो काफ़ी सुंदर एवं सजीव प्रतीत होती है। और इसी के आधार पे चंद्रगुप्त के पिता को मोर को मानने वाला या पालने वाला माना गया है और उसी के आधार पे इनके वंश का नाम मौर्य पड़ा। स्तंभों के मध्य का भाग है वो सुंडाकार है, जो एक विशाल बलुए और लाल पत्थर के बने हुए हैं। इन स्तंभों पे एक विशेष प्रकार का लेप किया गया है, जिसकी चिकनाई, पॉलिश और चमक आश्चर्य में डाल देती है। लगभग 2300 वर्ष बीतने के बाद में भी इन पे चमक है वो कि ज्यों की त्यों बरकरार है।
इनकी पॉलिश आज भी शीशे की भांति चमक रही है। डॉक्टर स्मिथ ने तो कहा है कि कठोर पाषाण को चिकना करने की कला इस पूर्णता तक पहुंच गई थी जो वर्तमान युग में भी, मशीनरी युग में भी ऐसी संभावित कला है, वो ऐसी चिकनाई युक्त कला है, वो संभव नहीं है। तो ये स्तंभ अपने निर्माता कलाकारों की चातुर्य और उच्च स्थापत्य ज्ञान का प्रकट करते हैं। इन स्तंभों का तीसरा भाग है वो कला की दृष्टि से विशेष महत्वपूर्ण है। हर स्तंभ के उत्तरी भाग पर एक पत्थर के टुकड़े को हाथी, घोड़ा, सांड और सिंह के आकार में तराश कर बनाया गया है। कहीं कहीं पे स्तंभों पे पशुओं की आकृतियां हैं, वो चारों ओर बनी हुई है और उनके पीठ के हिस्से वो बीच में मिले हुए हैं। जैसे कि सारनाथ का अशोक स्तंभ है जो भारत का राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह भी है, तो उसमें ऊपर की ओर 4 सिंह बने हुए हैं। चारों दिशाओं में चारों सिंहों के मुंह है और पीठ है वो चारों की आपस में सटी हुई है। इसी तरह मुजफ्फरपुर जिले में सलेमपुर नामक गांव में मिले स्तंभ शीर्ष पे 4 सांडों को दर्शाया गया है। समस्त स्तंभों में सारनाथ का जो स्तंभ है वो बहुत ही सुंदर है। मार्शल महोदय इसे स्थापत्य कला का उत्कृष्ट नमूना मानते हैं। इसके ऊपर जो पशु बने हुए हैं उसके विषय में स्मिथ का मानना है कि प्राचीन संसार में अद्वितीय हैं और ये आकृतियाँ महात्मा बुद्ध के धर्मचक्र परिवर्तन की आकृति चिन्ह चक्र खुदा हुआ है, जिनके आसपास सांड एवं घोड़े उत्कीर्ण है और इसके नीचे आमतौर पर कमल को तराशा गया है। कुछ विद्वान ये मानते हैं कि कमल है वो मूलतः मौर्य काल में ईरानी प्रभाव से इस्तेमाल हुआ। अब है स्तूप। मौर्यकालीन स्थापत्य स्मारकों में स्तूप का विशेष महत्व है, अपना स्थान महत्वपूर्ण है। वैसे स्तूपों का निर्माण है वो मौर्य युग से पहले ही प्रचलित हो गया था, लेकिन अशोक के युग में स्तूपों के निर्माण में विशेष प्रोत्साहन मिला। स्तूप सामान्यतः ईंटों या पत्थर के ऊंचे टीले से गुंबदाकार बनाया जाता था, अर्धचंद्राकार आकृति का होता था। कहीं कहीं पे स्तूपों के चारों ओर पत्थर, ईंटें आदि की कलात्मक खुदाई की हुई जालीदार बाड़ लगाई गई है। इन स्तूपों का निर्माण है वो महात्मा बुद्ध या बोधिसत्व, सत्य ज्ञान प्राप्त बौद्ध धर्मावलंबी, उनके अवशेषों को रखने के लिए बनाया गया था। बौद्ध अनुश्रुति के अनुसार मौर्य सम्राट अशोक ने लगभग 84,000 स्तूप बनवाए। चीनी यात्री हैनचांग, फाहियान इत्यादि ने भारत तथा अफगानिस्तान के विभिन्न स्थानों में इन स्तूपों को खड़े देखा था, किंतु वर्तमान में केवल गिने चुने ही स्तूप देखने में आते हैं, बचे हैं। इन स्तूपों में सबसे प्रसिद्ध है मध्य भारत में भोपाल के निकट सांची नामक स्थान पर बना हुआ स्तूप है, वो सबसे महत्वपूर्ण है और प्रसिद्ध है। ये स्तूप 77.5 फीट ऊंचा, इसका व्यास लगभग 121.5 और चारों ओर लगी बाड़ की ऊंचाई 11 फुट है। इसके तोरण द्वारों की कला है वो बहुत ही आकर्षक और सजीव है, जिन पे विभिन्न प्रकार की मूर्तियां लगी हुई है जो बौद्ध धर्म से संबंधित है। अब हम देखते हैं स्थापत्य कला के अंतर्गत भवन निर्माण कला। मौर्य काल के स्थापत्य स्मारकों में राजभवन, राजमहलों या भवनों का भी विशिष्ट स्थान है। चंद्रगुप्त मौर्य के भवनों को देखकर मेगस्थनीज ने लिखा था कि चंद्रगुप्त के भवन है वो ईरान के सूसा और एकबतना के भवन है उनसे भी अधिक सुंदर है। हालांकि चंद्रगुप्त मौर्य के जो राजमहल है उनका निर्माण है मिट्टी और लकड़ी से हुआ था, किंतु अशोक को पत्थरों के सुंदर सुंदर निर्माण मकान बनाने का बड़ा शौक था। इसके अलावा अशोक ने कश्मीर में श्रीनगर और नेपाल में ललित पाटन नामक नगरों का निर्माण करवाया। उनके द्वारा बनाए गए पाटलिपुत्र के राजमहल की कला और सुंदरता को देखकर गुप्त काल में भारतीय यात्रा करने वाले फाहियान भी आश्चर्यचकित हो गया था। फाहियान ने तो यहाँ तक लिखा है
कि अशोक के महलों एवं भवनों को देख के लगता है कि इस लोक के मनुष्यों ने इन्हें नहीं बनाया, शायद ये देवताओं द्वारा बनाए गए होंगे। तो इससे मौर्य काल की उन्नत स्थापत्य कला के भवनों के भवनों के जो दृश्य है वो फाहियान हेनसांग ने देखे और अपनी ग्रंथों में सजीव चित्रण किया। वर्तमान समय में यद्यपि समय बीतने के साथ इनके अवशेष है वो नहीं रहे हैं, किंतु चीनी एवं यूनानी यात्रियों के विवरण में ये अवशेष है वो विद्यमान है। गुहाग्रह, मौर्य युगीन स्थापत्य कला के स्मारकों में गुहाग्रह या गुफाओं का भी महत्वपूर्ण स्थान है। ये गुफाएं हैं पर्वतों के कठोर चट्टानों को काट कर तराश कर बनाया गया, मुख्यतः निवास गृह, उपासना गृह, सभा भवन आदि का आकार देना भारतीय स्थापत्य कला की अपनी मौलिक शैली है। तो वस्तुतः स्थापत्य कला की इस शैली का प्रारंभ मौर्य काल से माना जाता है। मौर्य सम्राट अशोक एवं उसके पुत्र दशरथ ने बाराबार की गुफाओं में और नागार्जुन की पहाड़ियों में ये गुहागृह बनाए। इन्हें देखकर उस युग के उन्नत स्थापत्य ज्ञान एवं कलाकारों की दूरदर्शिता, कलात्मकता, दक्षता इत्यादि का परिचय मिलता है। वस्तुतः ये गुहागृह उस युग के कलाकारों के परिश्रम, साधना, लगन, कला के परिचायक है। विद्वानों का अनुमान है कि इसी से आगे चल के अजंता और एलोरा की जो गुहा कला है या गुफाएं हैं उनकी कला है वो विकसित हुई। अब शिल्प कला के अंतर्गत हम दूसरा भाग देखते हैं, मूर्ति कला। मौर्यकालीन कला है वो केवल भवनों, स्तंभों तक ही सीमित नहीं थी, अपितु मूर्ति कला में भी इस काल में पर्याप्त उन्नति हुई। जैसे कि मथुरा के पास परखम में मिली यक्ष की मूर्ति, बेसनगर की स्त्री की मूर्ति, पटना और दीदारगंज में मिली हुई मूर्तियाँ विशेष कलात्मक एवं उल्लेखनीय हैं। इनका आकार वृहद एवं आकृति प्रभावशाली नहीं होने पर भी इनमें भावों का अंकन बड़ा आकर्षक है। अशोक के सारनाथ के स्तंभ पर बनी हुई चारों शेरों की मूर्तियाँ तो बड़ी ही सुंदर एवं सजीज प्रतीत होती है। डॉक्टर स्मिथ ने तो कहा है कि इतनी प्राचीन और इतनी सुंदर पशुओं की मूर्तियाँ किसी देश में पन्ना दुर्लभ है। रामपुरवा का स्तंभ के शीर्ष भाग की सांड की मूर्ति में सजीवता एवं स्वाभाविकता दिखाई देती है। मौर्य काल में चित्रकला के क्षेत्र में भी पर्याप्त प्रगति हुई। बौद्ध शैली के चित्रों की रचना मौर्य काल में ही प्रारंभ हो गई थी, परंतु अभाग्यवश उस काल की चित्रकला के पर्याप्त नमूने अभी प्राप्त नहीं हो पाए हैं या समय के साथ नष्ट हो गए हैं। तो इस प्रकार मौर्यकालीन कला, स्थापत्य कला, मूर्ति कला इत्यादि के क्षेत्र में मौर्यों का योगदान है वो अद्वितीय है। धन्यवाद बच्चों।